अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में हुकूमतों और अदलिया के दरमियान महाजराई कोई नई बात नहीं, लेकिन गुज़िश्ता अरसे में जो सामने आने वाले बयानात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, ऐवान में की जाने वाली तकारीर हैं, अदालतों से जो रिमार्क्स आ रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है कि अब ये महाजराई जो है वो सियासतदानों और अदलिया के माबैन बढ़ती चली जा रही है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था और मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा को तलब भी कर रखा है। हुकूमत के सामने मुआशी और सियासी तौर पर जो है वो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। IMF का इशू है, इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम का मामला है, लेकिन ये इस सब के बैकड्रॉप के अंदर जो है वो हुकूमत के लिए जो है वो ये चैलेंजेस ऐसा लगता है कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्या हुकूमत को इस महाजराई के होते हुए क्या काम करने का जो है वो मौका मिलेगा या नहीं, और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून जिसकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून अपने अंदर जो है वो पार्टी के जो है वो सदारत के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ की जगह अब मियां नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। तो पार्टी एक तरफ चाहती है कि मामलात जो है वो बेहतर हो, पार्टी हुकूमत बेहतर तौर पर कर पाए, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लगता है कि वो ये भी चाहते हैं कि वो सियासत भी जो है वो बेहतर कर पाए। तो क्या पार्टी के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं, क्या ये पार्टी के लिए मामलात को बेहतर कर सकते हैं या नहीं, और जो अपोजिशन है वो भी इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है और उन्हें केसेस के अंदर रिलीफ भी मिल रहा है, जिस पर हुकूमत की तरफ से कुछ खदशे भी हैं। हुकूमत इन तमाम मामलात को किस तरह से देखती है, मुस्लिम लीग नून की क्या इस पर मौक़िफ़ है, इस पर बात करने के लिए मियां जावेद लतीफ़ साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां साहब, सबसे पहले तो ये अदलिया के साथ क्या मामला आप देख रहे हैं, क्यों ये मामलात कम होने की बजाय ऐसा लगता है बढ़ते चले जा रहे हैं और कोई तसादुम की तरफ जो है वो जा रही है हुकूमत? देखिए रहमान साहब, 2 दिन पहले तो मैं ये सुन रहा था कि 2 अदारे आमने सामने खड़े हैं। आज मैं ये सुन रहा हूँ कि कोई कह रहे हैं कि हुकूमत और एक अदारा आमने सामने है। मैं समझता हूँ कि कोई अदारे आमने सामने या हुकूमत वक्त किसी अदारे के सामने नहीं होना चाहिए। हर अदारे को, हुकूमत को अपनी आईनी हदूदों की ऊद में रह के काम करना चाहिए, तो ये मसाइल पैदा ना हो। मगर बदकिस्मती ये है कि जब एक मखसूस इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, जब मखसूस लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले 20-20, 25-25 केसेस में 1 घंटे में जमानतें हो जाती थी। कुछ अर्सा फिर सुकून रहा, और आज फिर वही सिलसिला है कि हर रोज 2-3 केसेस में किसी खास बंदे का बरी होना। ये वो चीजें हैं जो आम बंदे को ये रिलीफ हासिल नहीं है। आप देखें कि उसी जेल में बेशुमार लोग कैद हैं, क्या उनके केसेस इस तरह लगते हैं? क्या उनको इस तरह का रिलीफ मिलता है? क्या जो उनको सहूलतें मैसर हैं जेल के अंदर किसी और कैदी को हैं? क्या पाकिस्तान भर में जितने भी लोग जेलों में हैं या बाहर हैं, उनके केसेस के फैसले इस तरह हो रहे हैं? और क्या पाकिस्तान के अदालतों में हजारों केस पेंडिंग हैं और किसी का कोई फैसला आज तक नहीं हुआ? तो ये चीजें जो हैं वो सवाल को जन्म देती हैं, और फिर लोग सवाल यकीनन उठाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह आप पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, उसी तनाजर में फिर जब आप देखते हैं तो आपको ये गुमान होता है कि शायद अदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन मियां साहब देखिए, आप ये वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आप ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ अगर कोई रिलीफ चाहती है तो वो अदालतों में जाए और वहां पर जाकर जो है वो रिलीफ लें, इसके लिए फोरम मौजूद। अब अगर वो वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर रिलीफ लेते हैं तो उस पर हुकूमत का क्या एतराज करना बनता है? नहीं रहमान, मेरे जैसे शख्स को या मेरे जैसे सियासी वर्कर को, वो किसी भी जमात से तल्लुक रखता हो, किसी को कोई इतराज नहीं है। मगर हर एक का सवाल ये जरूर है, हर जमात के मेंबर का, वर्कर का, कि भाई जब 6 साल बाद नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा था, जिसको आप इंसाफ कहते हैं, जिसको हम इंसाफ कहते हैं, कोई और उसको रिलीफ कहता है, तो ये क्यों कहा जाता था कि जनाब ये तो लाडला है, जनाब उसके लिए देखें किस तरह रिलीफ उसको दिया जा रहा है।
तो क्या 6 माह के बाद जिसके केसेस लगे हैं उसके लिए ये बात क्यों नहीं कही जा रही? एतराज तो ये है, या तो उस वक्त ये बातें नहीं कही जानी चाहिए थी कि सिलेक्टिव इंसाफ हो रहा है, या ये कहा जाता था कि अदालतें देखें किस तरह खुल रही हैं। ठीक, तो आज लेकिन मियां साहब अभी तो देखें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, आप लोग कहते हैं उनका जो किरदार है उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, उसके बावजूद हुकूमत की राह में ये रुकावटें क्यों आ रही हैं, या हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्यों हैं, और क्यों ये गिले शिकवे हैं कि भाई ऐसा किस लिए हो रहा है? देखिए, एक हकीकत है रहमान साहब कि अभी तक जनरल फैज जिंदाबाद, अच्छा, अभी तक सहूलतकारी मौजूद है, अभी तक हर अदारे के अंदर उनका जो असर रसूख है वो जिंदा है और वो काम कर रहा है। मैं ये कतन ये बात ना कहता, मगर सहूलतकारी इमरान खान साहब को जब से अदम एतमाद हुआ उसके बाद से आज तक जारी है। देखिए सर, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन ये कैसी सहूलतकारी हो रही है कि जो इदारे हैं उनकी जो कमांड है, उनकी जो क़यादत है वो तब्दील हो चुकी है। जिस हवाले से पहले आपके सवालात होते थे, हुकूमत जो है वो अभी आपकी है, लेकिन ये कैसी सूरतकारी है कि जिसको हुकूमत भी नहीं रोक पा रही? अच्छा रहमान, ये मुझे आप बता दें कि 2/3 अक्सरियत हम रखते थे। प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में मकबूलियत की बुलंदियों पे भी थे, मईशत का भी कोई बुरा हाल नहीं था। अच्छा। हर तरफ बेहतरी थी। उस वक्त भी हम अपने प्राइम मिनिस्टर को ना बचा सके। 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद, 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद सूबे में 2/3 अक्सरियत नहीं तो सादा अक्सरियत बलूचिस्तान असेंबली में, तो आपको याद होगा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फैसला दिलवा दिया गया था। क्या ये याद नहीं आपको? क्या आज वो हालात हैं? क्या आज वो माशी हालात हैं? क्या आज हमारे पास सादा अक्सरियत है? क्या आज हमारी मकबूलियत जो उस वक्त बुलंदियों को छू रही थी, आप बताएं आज क्या सूरत हाल से हम दो चार हैं? तो इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर आप सवाल करें कि आपकी हुकूमत है, तो फिर मैं खामोश रहूं तो वो बेहतर है, और तो मैं कुछ आप कह नहीं सकता। मियां साहब, इस मसले का हल आपके नजदीक क्या है? अब देखिए, अब क्या हुकूमत ये ऐसी लड़ाइयां जो है वो या इसी तरह से जो है वो चलती रहेगी, या फिर जो है वो आपके सामने आगे का रास्ता भी कोई है? क्योंकि लग रहा है कि ये फायर फाइटिंग में तो हुकूमत के लिए चलना या डिलीवर करना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, देखें जो रहमान, ये मैं बार बार कहता हूं कि ये एक अरेंजमेंट है 8 फरवरी के बाद हुकूमत बनाने का। अब हुकूमत बन गई, अगर डिलीवर नहीं कर पाएगी, इन जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, तो आखिर बनाने वाले भी तो पाकिस्तान के अंदर से है ना। पाकिस्तान के बाहर से तो कोई आप हदायत लेते हैं, मगर वो आके करते तो कुछ नहीं है, कर तो यहाँ के ही लोग रहे हैं ना। तो जो कर रहे हैं, अगर उनके चेहरों को बेनकाब नहीं करेंगे कि ये किसके एजेंट हैं और किसका ये एजेंडा लेके आए हैं, या ये भी आप नहीं बताएंगे कि 9-10 मई किया किसने, ये भी आप नहीं बताएंगे मास्टरमाइंड कौन था, सहूलतकार कौन था, मनसूबा साज कौन था, ये पब्लिक को आप बताएंगे भी नहीं, तो फिर लोग 8 फरवरी को जो नताइज आपने देखे, फिर यकीनन उस तरह के आते हैं। और अगर उस 8 फरवरी से पहले जो कुछ आपने इन्वेस्टिगेट किया था 9-10 मई के हवाले से, वो सारा पब्लिक कर देते, लोगों को बता देते, तो नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होते। लोग मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए लोग तैयार हैं, मगर लोगों को असल पिक्चर तो बताएं, असल पिक्चर भी और सहूलतकारी क्या होती है। लेकिन मियां साहब, इस पे अब देखिए, एक माहौल होना जरूरी है कि जहां पर बात हो सके, और वो चले आप आखिर से स्टार्ट ना करें, मुआफी से ना स्टार्ट करें, लेकिन कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहां पर जो है वो कहीं ना कहीं पर एतमाद कायम होता है। अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो माहौल है इसमें वो नहीं हो सकता। रऊफ हसन पर हमला हो गया और उनके सेक्रेटेरिएट के साथ जो कुछ हुआ, तो वो कह रहे हैं कि ये है ही नहीं है, माहौल ही नहीं है ऐसा कि जिसमें ताल्लुकात में जो वो कोई
बेहतरी लाई जा सके। तो फिर भी कोई आपको उम्मीद है कि ये ताल्लुकात हुकूमत के तहरीक इंसाफ से कोई ठीक हो जाएंगे? मुझे रहमान आप बता दें, मैं मजम्मत करता हूँ रऊफ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ, मगर क्या हमें इससे ज्यादा जख्मी नहीं किया गया? हम पे गोलियां नहीं चली, हमारे सर नहीं फटे, हम पे स्याही नहीं फेंकी गई, हमारे ऊपर जूते नहीं फेंके गए, क्या कुछ नहीं हुआ? क्या उस वक्त किसी ने इस तरह की पट्टियां लगा के और 10-10 शो किए? नहीं, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये बात कहते हुए, मगर क्या लोगों के घरों को गिराया नहीं गया 4 सालों में? क्या लोगों की फैक्ट्रियों को गिराया नहीं गया 4 सालों में? अच्छा। और आप एक इंक्रोचमेंट है और उसको आप जवाज बना के कि जनाब सेक्रेटरीट जो है वो गिरा दिया गया, जबकि जो इंक्रोचमेंट थी वो सिर्फ उन्होंने गिराई। और आप जो वावेला इनका सुन रहे हैं, अपने अंदर झांक के देखें कि इन्होंने किया क्या हुआ है। इस कौम को तकसीम दर तकसीम कर दिया, इंतशार पैदा कर दिया पाकिस्तान के अंदर, और आज फिर उसी तरह खेल रहे हैं। और जब पाकिस्तान को थोड़ा स्टेबल होने की तरफ बढ़ता है तो नई कोई ना कोई कहानी घड़ लेते हैं। तो इस तरह नहीं ये। और देखें, मैं आज भी ये कहता हूं जी, जितने कसूरवार ये हैं उतने ही कसूरवार मैं उनको भी समझता हूं कि जिनके नॉलेज में हर चीज है इनकी, मगर वो पब्लिक नहीं कर रहे, अदारों में बैठे लोग। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ तो सियासी मामलात में जो तलखी है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत बजट की भी तैयारी कर रही है। इस हवाले से तैयारियां शुरू हैं। सूबों में वफाक का बजट कैसा होगा? हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज इस वक्त IMF के प्रोग्राम के हवाले से भी है, और इतलात यह है कि बड़ा गैर मामूली है कि हुकूमत IMF प्रोग्राम में जाने से पहले ही बहुत सारे मामलात की पार्लियामेंट से मंजूरी चाहती है, और हुकूमत इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि बाकी सियासी जमातें भी उसके साथ ताउन करें। फिर वफाक और सूबों के दरमियान जो माली मामलात हैं उनको लेकर भी बहस है, खास तौर पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो इशूज हैं उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तो उनकी तरफ से गिले शिकवे किए जाते रहे हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर साबिक वफाकी वजीर जनाब नवीद कमर साहब, मुझे जो वो ज्वाइन करें। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद कमर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जो हुकूमती दावे हैं और बाहर से इन्वेस्टमेंट की जो बातें की जा रही हैं, और अभी हमने देखा UAE की तरफ से जो है वो प्रॉमिस भी किया गया, अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो पिछले चंद माह है इनमें आपको बेहतरी नजर आ रही है मैशत के हवाले से, और क्या हुकूमत का ये कहना है कि अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ये दुरुस्त है? देखें, ये एक लुसुब सी बात है कि हर हुकूमत क्लेम करती है कि अब बेहतरी हो गई है, पहले चीजें इतनी अच्छी नहीं थी। रियली वो टेस्ट तो तब होगा जब हम एक्चुअली इन्फ्लोज देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रॉमिसेस UAE प्रेसिडेंट की तरफ से हुए हैं या उससे पहले सऊदीज की तरफ से हुए हैं, वो ट्रांसलेट होंगे इनटू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके लिए जो प्रीरेक्विजिट्स हैं वो 3-4 जरूर होंगे। एक तो ये कि प्रोजेक्ट्स हमको खुद बना के उनको देने होंगे कि दिस इज व्हाट वी वांट, या ये हमारी इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है और इसके ये ऑपटेक होगी वगैरह वगैरह। एक तो ये बड़ी जरूरी बात है। दूसरा ये कि जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट होगी उस सारी चीज के लिए, कि प्रोटेक्शन होगी ये वगैरह। अच्छा, हमने SIFC बना दी, हम सोचते हैं कि दुनिया समझती होगी कि फौज आ गई बीच में तो सब चीज ठीक हो जाएगी। मे बी ट्रू टू एन एक्सटेंट, लेकिन जाहिर है कि उसके साथ कई और चीजें, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो जरूरी होता है उसके, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब दो चीजें इमीडिएटली जो होने वाली हैं, एक तो यह कि हमारा बजट आएगा और बजट पास होगा, व्हिच वुड सेंड अ पॉजिटिव सिग्नल। फिर IMF उसके बाद नेगोशिएशन शुरू करेगी, और बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिलीवर्ड उसके बेसिस पे IMF प्रोग्राम नया जो है 3 साल का, ये सारी चीजें इन प्लेस आ जाती हैं। तो कम से कम मिडल ईस्ट से हमें ये एक्सपेक्टेशन है
कि कुछ न कुछ इनफ्लोज शुरू हो जाएंगे। अभी तक हमें कोई वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट या यूएस इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही हॉराइजन पे, बट ऑल ऑफ दैट कैन हैपन। ये तो एक डायरेक्शन होता है ना, वो एक दफा शुरू हो गया तो इट कैन देन कंटिन्यू टू ग्रो। जी अच्छा, लेकिन ये जो आईएमएफ के साथ हमारे मामलात हैं और ये जो कहा जा रहा है कि बहुत ही गैर मामूली है कि हुकूमत प्रोग्राम में जाने से पहले ही बहुत सारे मामलात की मंजूरी चाहती है, पार्लियामेंट की जो है वो मंजूरी जो है वो हुकूमत देख रही है। क्या वाकई ये बहुत गैर मामूली है जो कुछ हो रहा है आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से, और अगर पिछले प्रोग्राम्स को देखा जाए? नहीं रहमान, और पीरियड ऑफ टाइम ये चीज ऐसा ऐसा होता ही आ रहा है। हुआ ये है कि हमने क्रेडिबिलिटी अपनी लूज कर दी है। हम जाके साइन करके आते हैं आईएमएफ प्रोग्राम और उसके बाद हम उससे रिवर्स गियर लगा देते हैं। और खासकर जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, आपने देखा है कि हम डिलिबरेटली एज अ पॉलिसी मूव वो रिवर्स करते हैं सारी चीज को। तो अब आईएमएफ ने भी कहा है कि वो तो आपको कोई भी अगर उधार दे रहा है तो उधार देने वाला पहले तो कहता है कि ये आप उसके साथ साथ जो लवाजमात हैं वो पहले हमें दिखाएं। तो अब लेटली ये हो गया है इवन लास्ट वाला भी, लेकिन क्योंकि ये सब बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो ये सारा का सारा वो जून 30 तक, मतलब ये है कि जब बजट का फाइनेंस बिल पास हो तो ये सब चीजें फाइनेंस बिल में या हो या फाइनेंस बिल के टाइम पे ये सब चीजें डिलीवर हो रही हूँ। उसके बाद ही वो आपके साथ बैठेंगे कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम पे बात करने के लिए। तो इट हैज मोर टू डू विद अस। ये जो सख्त शराइत का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बिजली और गैस और ज्यादा महंगी हो जाएगी, 18% जो है वो जीएसटी आ जाएगा पेट्रोलियम के ऊपर, आपको भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है या पाकिस्तान के पास कोई और भी रास्ता है? हमारे पास, मतलब मुझे भी समझ में आता, इतनी स्ट्रेट जैकेट में हम चले जाते हैं जब हम आईएमएफ के साथ बैठते हैं। अनफॉर्चुनेटली दो जो चीजें जिसपे आईएमएफ इंसिस्ट कर रहा है, एक है एनर्जी प्राइसेस बढ़ाते जाओ, एंडलेसली बढ़ाते जाओ। आफ्टर ऑल फिर तो हम मार्केट से बिल्कुल ही निकल गए। एक तरफ आपके इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं, दूसरी तरफ आपकी एनर्जी प्राइसेस, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे बिजली हो, तीनों अगर इतने महंगे हो जाएंगे तो उसका मतलब कि बेसिकली यू आर सेइंग नो मोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हो या कोई और इस किस्म की चीज हो। तो अब आई सी कि वो इसका क्या समझते हैं कि इलाज इन्फ्लेशन का ये है। मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा वाइडन करने की भी जरूरत है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे जिनसे बैठ के निगोशिएट करते हैं, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी उनको लिखानी चाहिए कि सिर्फ ब्लाइंडली एनर्जी प्राइसेस ना बढ़ाते जाएं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी किक इन करता है। एक हद तक आप बढ़ाते जाएं। आपको लगता है ये जो एनर्जी की जो कॉस्ट है, क्योंकि जाहिर बात है आप मिनिस्टर भी रहे हैं, क्या एनर्जी की कॉस्ट बहुत ही गैर मामूली है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हम हमेशा रीजन से कंपेयर करते हैं और जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं टैक्सेस भी उसके ऊपर। देखिए सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है ना, बिजली की फॉर एग्जांपल, उस पर कितने टैक्सेस हमने स्लैप ऑन किए हैं। अब टैक्सेस कुछ और कुछ एडवांस टैक्स फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स आप ले भाई, एफबीआर का काम है ना अपना काम करे। एफबीआर भी सोचता है कि बिजली के बिल के थ्रू ही मैं सब रिकवरी करूं, घर बैठा रहूं कि कोई और बैठ के मेरा काम करे। इसी तरह से अब हम दूसरी चीजें भी इन्हीं एनर्जी के बिल्स के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा पेट्रोल पे जीएसटी कभी हुकूमत नहीं लगाएगी, वो तो रास्ता दूसरा उन्होंने लिया है कि हम पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, क्योंकि लेवी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, देखो वो डिविजिबल पूल में नहीं आती। मेरे हिसाब से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है। बहरहाल हुकूमतें काफी दिनों से ये करती आई हैं। तो अब पहले जो कैप था मेरा ख्याल 60 रुपए का था, अब वो कैप हटा रहे हैं, विच मीन्स कि वो एंडलेसली इस वाली चीज को बढ़ाते जाएंगे और पेट्रोल से एफबीआर जो है वो अपना कमाई करेगी और कोई रास्ता एक मामला जी, एक मामला जो हमारी पॉलिटिकल डिस्कशंस में भी आ गया है, केपी पहले बजट ले आया विफाक से और केपी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि
विफाक ने पैसे देने हैं और विफाक हमें जो है वो पैसे दे। इस मौक़िफ़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई विफाक को जो है वो पैसे देने चाहिए खैबर पख्तूनख्वा को? और ये जो हाँ जी रहमान, देखिए हमारा सिस्टम जितना भी वीक हो, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स के तहत चलता है। जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसमें से वो वाले टैक्सेस जो कि डिविजिबल पूल में होते हैं, वो एनएफसी में तय हो चुका है कि कौन से सूबों को कितना हिस्सा मिलेगा, और डिपेंडिंग ऑन द कलेक्शन वो उन सूबों को उतना हिस्सा जो है वो मिलता है। अब सवाल ये है कि कलेक्शन कितनी हुई वो आज तो नहीं पता हमें। इनफैक्ट जिस दिन बजट प्रेजेंट होगा 8 तारीख को, 8 जून को, उस दिन भी एक एस्टिमेट ही होगा, और एक्चुअली तो जाके नहीं, मतलब विफाक की तरफ से अक्सर ये मौक़िफ़ दिया जाता है कि ये रूटीन का मैटर है, इसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत गैर मामूली नहीं है कि ये अमाउंट जो है वो अगर ड्यू हैं भी। देखिए ना, ये बात नहीं, बात आप ये कि रूटीन क्या है, इतना कोई वो मतलब कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है। सारे टैक्स जमा होते हैं जो कि डिविजिबल पूल वाले, वो जाते हैं फिर एनएफसी के वो फॉर्मूला के तहत मुख्तलिफ सूबों को। तो उस हद तक तो मैकेनिकल एक्सरसाइज है, कोई उसमें पॉलिटिक्स नहीं है। अगर सिंध का हिस्सा कोई 22-23% है या केपी का है, प्लस उनको 3% और एक्स्ट्रा मिलते हैं वो टेररिज्म और इस हवाले से, बलूचिस्तान को कुछ और एडिशनल पैसे मिलते हैं। तो ये सब के सब चीजें जो है सामने रख के, ये तो कंप्यूटर में डालना है कि कितनी कलेक्शन हुई, ये इसका हिस्सा है। अब कलेक्शन कितनी होती है वो सारे डिपेंड करता है कि अब कितनी कलेक्शन टोटल हो जाती है 30 जून को। तो फाइनल एडजस्टमेंट तो 30 जून के बाद ही होती है, लेकिन ये मैकेनिकल एक्सरसाइज है, टू दैट एक्सटेंट आई एग्री। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आप मौजूद थे और बात कर रहे थे आने वाले बजट के हवाले से, और फिर ये जो माली मामलात विफाक और सूबों के दरमियान है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी माहौल दिन ब दिन कशीदा होता जा रहा है। एक जानिब जहां पर मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन, उन पर हमले के बाद मामलात तल्ख है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह कहना है कि सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है, और पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर जो कुछ हुआ ये जमहूरियत पर हमला था। जब सियासी जमातों के दफातर बंद होंगे तो नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिलता है। दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि महाजराई की सियासत करने वाले सियासी बयानबाजी के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये मामला जो है वो सिर्फ सियासी जमातों और इनकी जो मौजूदगी है बतौर सियासी जमात उस तक महदूद नहीं, क्योंकि ये हुकूमतें भी हैं, तो फिर विफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन ताल्लुकात जो है वहां पर भी कशीदगी कम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यह कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर तासुब पैदा करना चाहते हैं, विफाक तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट इशू है वो बजट का भी है। पहले जो है वो वफाकी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट ले आई, जिसके ऊपर एक दूसरे की तरफ जो है वो तोपों का रुख हुआ है। क्या ये जो महाजराई है ऐसी सूरत हाल में हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये जो तलखी इस वक्त हम सियासत में देख रहे हैं ये किस तरह से कम हो सकती है? इस पर बात करने के लिए रऊफ हसन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मरकजी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रऊफ साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे। थैंक यू। स्पेशली जो हुआ उसके बाद यकीनन आपकी सेहत के हवाले से बहुत तशवीश थी। ये बताइएगा ये क्या तलखी इस कदर बढ़ क्यों गई है, और ये क्या हुआ है? सियासत होती है लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो है वो ऑल ग्लव्स आर ऑफ। थैंक यू रेहान साहब एंड वेलकम बैक। थैंक यू। 2 साल से जो हो रहा है उसका अंजाम तो यही होना था ना। जिस तरीके से हमें सिंगल आउट किया गया है, जिस तरीके से हमें टारगेट किया गया है, पर्टिकुलरली आफ्टर 9th of May,
वो उसका अंजाम तो यही होना था और यही मेरा ख्याल है चाहते भी थे। हम तो कहते हैं कि 9 मई की भी जो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए वो भी नहीं हुई है। सो एक बंदा जो है वो खड़े होकर उंगली उठा देता है कि जी ये मुजरिम है, तो वो उसको मुजरिम गर्दाना चाहता है। ये हमारा मकसद नहीं था, ना हमारी पॉलिटिकल पार्टी का मकसद है, ना ही हमारे लीडर का ये मकसद है कि जी हम तो चाहते थे कि हर पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए और अवामी मैंडेट जो भी हो उसके मुताबिक उनको राइट टू रूल जो है वो मिलना चाहिए। एक तो 2 साल में जो हमारी पार्टी के साथ जो रियासत का सलूक रहा है वो एक अपनी जगह। अच्छा। दूसरा जो 8 फरवरी के इलेक्शंस में जो अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है उससे लाजमी बात है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हुई थी। फिर 21 अप्रैल को जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर जो वो 8 फरवरी का जो कॉन्डक्ट था उसको ना सिर्फ कंटिन्यू किया गया बल्कि उसको फर्दर एक्सेंचुएट किया गया है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम फैक्टर्स, और फिर हमारे लोगों को उठाना, उनको टॉर्चर का निशाना बनाना वगैरह वगैरह जो बहुत कुछ है, मैं उसमें सारों को दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। तो इसमें तो लाजमी, और उसके बाद अब जो रिसेंट जो आपने अपने इब्तदाइया में जिसका जिक्र भी किया है, मेरे ऊपर अटैक जो है और उसके बाद फिर एक दूसरे के बाद 2 हमले जो है हमारी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर, सिर्फ एक हमला नहीं हुआ बल्कि 2 हमले हुए। पहला हमला हुआ था जो एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस का वक्त वहां बैठा हुआ था, उनकी मौजूदगी में हमला हुआ है, और दूसरा कल रात के अंधेरे में हमला हुआ है। तो ये ऐसी चीजें जिसमें कि बड़ी क्लियर इंडिकेशन मिल रही है रेहान साहब के हमारी पार्टी को सिंगल आउट करके टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सियासत इससे पहले भी होती है। असल में जब भी हम किसी सियासी जमात के पास या सियासी जमात जो अभी हुकूमत में है उनके सामने भी जब हम ये कहते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए हमारे साथ भी तो ये होता रहा है, हमारे साथ भी जो है वो हमारी गिरफ्तारियां भी, हम पर भी केसेस बने और हमारे साथ भी इसी तरह के मामलात रहे। तो क्या ये अब हमारे कल्चर, सियासी कल्चर का ये बातें हिस्सा बन गई हैं? दिस इज अ रिडिकुलस क्लेम कि उनके साथ भी ये होता रहा है। मुझे बताएं कि उनके कितने बंदे जो हैं उनको उठाया गया, कितने बंदों को टॉर्चर किया गया, कितने बंदों को उनकी जबरदस्ती उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज जो है वो चेंज की गई, कितने घरों को असॉल्ट किया गया, कितनी औरतों की इज्जत को पामाल किया गया, ये सब बताएं ना मुझे। बैठे यहाँ मेरे पास आइए, मैं आता हूँ, आई एम विलिंग टू कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। लेट देम काउंट इट। एक भी ऐसा इंसिडेंट बता दें जिसमें कि ये सारा कुछ हुआ है हमारी हुकूमत में या इवन अदरवाइज हुआ है। नहीं, ये पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ जो हुआ है इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में नहीं मिलती है। जिस तरीके से, जितने सफाकाना तरीके से इन्होंने पीटीआई को टारगेट किया, पीटीआई के वर्कर्स को टारगेट किया, एक्टिविस्ट को टारगेट किया, पीटीआई के फॉलोअर्स को टारगेट किया, वो सिर्फ पीटीआई की किस्मत में लिखा हुआ था। और ये रियासत ने एक जाने पूछे एक प्लान के तहत उन्होंने किया है। एंड तो प्लान यही था कि जी हमने पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पॉलिटिकल एंटिटी हमने खत्म कर दिया। देखिए, हमारा एक अंदाजा था कि शायद एक इंतखाबी माहौल होता है, उस इंतखाबी माहौल में बयानबाजी भी होती है, और उस जब इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद चीजें थोड़ा थम जाती हैं, रुक जाती हैं, सियासी जमातें अपनी अपनी पोजीशन को इवैल्यूएट करती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे इंतखाबात के बाद ये सिलसिला जो है वो थमने में नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? देखिए, आपको ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो जो इंतखाब में अवाम ने मैंडेट दिया है उसको वायलेट किया गया, उसको लूटा गया रात के अंधेरे में। सबसे बड़ी वजह तो वो है। ये तमाम चीजें जो ना उससे एमिनेट करती हैं, उससे निकलती हैं। उसके बाद फिर जब इनकी काबू में पार्टी नहीं आ रही, जब ये अपने मकासद में, पार्टी के बारे में अपने मकासद जो है कि पार्टी को खत्म करना है, पाकिस्तान पीटीआई की लीडरशिप को खत्म करना है, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और मेरे ऊपर हमला जो था वो उसी ऑब्जेक्टिव जो था, वही एक जो प्लान है उसी का एक शाखसाना था, उसी का एक लिंक था, वो भी नहीं खत्म हुआ। पार्टी मजबूत से मजबूत तर हो रही है, पॉपुलर से ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो फिर अब ये रात के अंधेरे में अटैक्स, वन आफ्टर द अदर उन्होंने अटैक किए हैं। तो ये एक रियासत का एक बड़ा स्पेसिफिक एजेंडा आइटम लगता है, प्रायोरिटी आइटम है, वो ये है कि जी पीटीआई को खत्म करना है। क्या तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि तल्खी कम हो? हम बिल्कुल एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम चाहेंगे, लेकिन हमारे कुछ मतलब वो इस तमाम अगर तल्खी काम करनी है तो फिर जो जमहूरी इक़्तिदार हैं उनका पास करना होगा, जो आईनी इक़्तिदार हैं उनका पास करना होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तो मैं देख रहा हूं कि जी ना सिर्फ ये कि उनका पास नहीं किया जा रहा बल्कि उनको बेदर्दी से पामाल किया जा रहा है। अच्छा, तो ये इस तरह से तो तल्खी नहीं जा सकती। कानूनी रिलीफ तो आपको बहुत सारे, और इवन इमरान खान को जो है वो बहुत अदालतों में मिल रहा है, और चाहे वो आर्टिकल 6 का उनका केस हो, टेरियन वाइट वाला केस है, उसके पहले जो है वो उनकी जो तोशाखाना केस के अंदर भी, और जो दीगर मामला है 9 मई के भी बहुत सारे केसेस हैं। तो ये जो कानूनी रिलीफ मिल रहा है, क्या इस
इस सबको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कानूनी रिलीफ मिल रहा है ये तो एक और वजह से है जो मैं डिस्कस कर चाहूंगा कि आपके साथ करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है या इशू ये नहीं है कि जी कानूनी रिलीफ हमें मिलना शुरू हुआ है। इशू ये है कि वो 9 महीने से उस शख्स को अंदर किस जुर्म की पादाश में डाला गया है, क्या जुर्म किया उसने। ये मुकदमात हैं जो दे जस्ट ड्रॉपिंग डेड बिकॉज उनमें है ही कुछ नहीं था, सब्सटेंस ही कुछ नहीं। अब आप जज साहिबान के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं इसके सिलसिले में। तो 9 महीने से आपने एक शख्स को बेगुनाह कैद में रखा हुआ है, इसका हिसाब कौन देगा। अब दूसरी तरफ आइए, एक पॉजिटिव चीज इस मुल्क में हो रही है, मैं तो उसके ऊपर आई एम इलेटेड ऑन दैट, नॉट जस्ट हैप्पी, व्हिच इज द अवेकनिंग विद इन द जुडिशरी। वो अदलिया के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं, जो वो कह रहे हैं कि हम फर्द वाहिद की डिक्टाट के कायल नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हम कानून और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक जो है, अब इनको ये चीज जो है वो खाई जा रही है। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट में जब भी इस मुल्क के ऊपर रूल किया है वो हमेशा अदलिया के साथ एक कोऑर्डिनेशन से किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आप देख लीजिए कि वो क्या होता रहा है, जो कि डिक्टेटरशिप्स को। देखिए, हमारे जब भी सियासी मामलात में इस तरह की चीज होती है, केसेस के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, तो लाजमी तौर पर देखा जाता है कि शायद कहीं ना कोई गुंजाइश पैदा हो रही है, पार्टी के लिए कोई बेहतरी हो रही है। तो ये आप ये कह रहे हैं ये वो वाला मामला नहीं है। गुंजाइश आपने कल रात के अंधेरे में देखी, उससे एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस के वक्त की मौजूदगी में जो अटैक हुआ हमारे दफ्तर के ऊपर वो आपने देखी, मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसमें आपने देखी। तो भाई ये गुंजाइश आपको शायद नजर आ रही है, मैं तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम यू कि कहां आपको नजर आ रही है। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है भाई, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये फस्तायत जो है ये इंटेंसिफाई हुआ है, ये बड़ी और ज्यादा शिद्दत आई है, उसमें शिद्दत आई है और ज्यादा पिछले कुछ दिनों में। इसका हल आप क्या देख रहे हैं? इसका हल आगे का रास्ता जो है वो इस सारी सूरत हाल में क्या है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी? एक का हल एक ही है, बड़ा सिंपल हल है, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें, कानून और आइन के मुताबिक अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें और जीतने वालों को हक हुक्मरानी दें, दैट्स ऑल। देखिए, लेकिन वो तो ट्रिब्यूनल्स का काम है, ट्रिब्यूनल्स में ऑलरेडी आप सब लोगों की दरखास्तें गई हुई। ट्रिब्यूनल्स का काम तो है, लेकिन ट्रिब्यूनल से पहले जिन्होंने ये गंद किया है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इसको रेक्टिफाई करें? देखिए, ट्रिब्यूनल एक फोरम है, वो तो है जहां पर जो है वो एक फैसला होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ आप लोगों ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन जो है वो दायर कर रखी है, ट्रिब्यूनल्स पर एतमाद क्यों नहीं है? ट्रिब्यूनल्स की जो हिस्ट्री आप देखिए, पिछले अदवार हुकूमत में आप देखिए कि 5-5 साल तक ट्रिब्यूनल्स ने अपना फैसला नहीं दिया हुआ। और अब भी मुझे जो नजर आ रहा है जिस तरीके से डिले किया जा रहा है, जहां खान साहब की कोई बेल होती है उसको डिले किया जाता है, जहां खान साहब को कन्विक्ट करना होता है तो रातों को भी आपकी अदालतें बैठ जाती हैं। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं, हमें सबको नजर आ रही हैं। ट्रिब्यूनल्स भी उसी स्पीड के ऊपर काम करेंगे, बेसिकली बिकॉज एज आई शेड कि ये तमाम जो अदारे हैं इस वक्त वो कानून और आइन के ताबे नहीं नजर आते ना, ये शख्स वाहिद की डिक्टाट के ताबे नजर आते हैं, और इसी के खिलाफ जुडिशरी के अंदर से, अदलिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। रास्ता फिर सिर्फ और सिर्फ तहरीक वाला ही चलता है, सड़कों पर आने का बचता है रास्ता। मैं कल मिला हूं खान साहब को, और भी लोग थे मेरे साथ, तो हमने उन्होंने कई, एक तो वो मेरे साथ जो हुआ उसके सिलसिले में खासे वो गुस्से में थे एक्चुअली। दूसरा उन्होंने यही कहा है कि उसने हमाद अजहर साहब को भी उन्होंने हुक्म दिया है कि बाहर निकलो, उन्होंने मियां असलम साहब को भी कहा है बाहर निकलो, और उन्होंने पार्टी को कहा है कि जी पूरी तैयारियां कर लीजिए अवामी मूवमेंट की, और मैं किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ। अच्छा, नहीं, अवामी मूवमेंट देखिए कॉल से क्या मुराद? देखें, वो तो अंदर हैं, वो तो जेल में हैं, तो तैयारी तो पार्टी ने करनी, वो पार्टी की तैयारी। कोई इंडिकेशन है कि कोई जलसे होंगे या कोई मार्च होगा, कोई धरना होगा? अब एहतजाज जलसों का सिलसिला तो शुरू हो रहा है ना, 2 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिल रही थी। अब वो तमाम केसेस, वो फैसलाबाद का जलसा हो, लाहौर का जलसा हो, पिंडी का जलसा हो, कराची का जलसा हो, ये तमाम केसेस जो है वो हाई कोर्ट्स में पहुंचे हुए हैं। सो हाई कोर्ट्स को देखना है कि वो इजाजत देते हैं तो हम ये जलसों का सिलसिला तो शुरू हो जाएगा। उसके बाद अवामी मूवमेंट जो है वो खान साहब के जहन में क्या है, उन्होंने कहा कि मैं किसी दिन भी कॉल दे दूंगा, तो आप तैयारी कर लें सारी। अच्छा, तो वो करेंगे। बाकी चीजें जो है वो लाजमी बात है कि उन्होंने ही गाइड करना है, उन्होंने ही बताना है, लेकिन पार्टी के तमाम लोगों को उन्होंने कहा है कि आप बाहर निकलें और लीडरशिप रोल जो है वो तैयार होने के लिए तैयार होने के लिए रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रहे थे पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जाते जाते आपको कुछ मौसम के हवाले से अपडेट देते चलें कि मुल्क भर में गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ ही है। सिंध पंजाब के बेशतर शहर हीट वेव की जद में है। लाड़काना, जैकबाबाद, रहीमिया खान, सांगड़ और जो दीगर शहर हैं वहां पर तो दर्जा हरारत 50 के आसपास पहुंचा हुआ है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में गर्मी की शिद्दत में भी 2 से 3 डिग्री इजाफे का इम्कान है। कराची समेत दही सिंध में जो जारी गर्मी की लहर है अब ये रहनी जो है वो रवा महीने के आखिर तक है। इसके अलावा जो पंजाब के बेशतर शहर है वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। लाहौर है, वहां पर भी जो है वो दोपहर के वक्त जो है वो दर्जा हरारत अपने अरूज पर होता है। गर्मी की जो शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसी वजह से जो तालीमी इदारे हैं वहां पर पहले ही मौसम गर्मा की तातीलात का जो है वो ऐलान हो चुका है। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए महकमा तालीम ने जो मौसम सरमा की छुट्टियां हैं, मौसम गर्मा की माफ कीजिएगा, जो छुट्टियां हैं वो 1 जून की बजाय 25 मई से नोटिफिकेशन शुरू होने का नोटिफिकेशन जारी किया था ताकि बच्चों को इस हीट वेव से महफूज रखा जा सके। खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी सूरत हाल है। पेशावर, मैदान और करीबी इलाकों में शदीद गर्मी है जिसके बायस हीट स्ट्रोक का खदशा जो है वो बदस्तूर इन इलाकों में मौजूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क में मई के आखिरी हफ्ते और जून की इब्तिदा में और हीट वेव आ सकते हैं और साथ साथ लोड शेडिंग भी चल रही है जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं और मुश्किलात का शिकार है। तो इस मौसम में महफूज रहिए, अपने प्यारों को भी जो है वो इस गर्मी से और इस हीट वेव से बचाइए। जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान से कोई इजाजत दीजिए।